बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि केडीवी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। जी हाँ, इससे क्या होगा कि आपकी समय की बचत होगी। जब उसी खबर को फेसबुक यूट्यूब में 3 मिनट 4 मिनट दिया जाता है, जिससे कि समय की बर्बादी होती है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। बिहार के प्रमुख व्यापारिक शहर मुजफ्फरपुर में कलमबाग चौक पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर गिरिराज चौक का बैनर लगा दिया गया है। अब क्या था, इस बैनर के लगने के बाद बवाल मच गया है। सबसे खास बात यह है कि बैनर में गिरिराज सिंह का फोटो लगाया गया है और साथ ही साथ गिरिराज सिंह चौक लिख दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट लिखा गया है। जी हाँ, इस पोस्टर में गिरिराज सिंह के फोटो के नीचे हिंदू हृदय सम्राट लिखा है। उसके बाद गिरिराज सिंह चौक लिख दिया गया है। आपको बता दूं कि चौक का नाम बदलने की खबर न जिला प्रशासन को है और न ही नगर निगम को। गिरिराज सिंह फैंस क्लब नाम के संगठन ने मुजफ्फरपुर नगर निगम से कलमबाग चौक का नामकरण गिरिराज सिंह चौक करने की मांग की है। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से दूसरी बार सांसद बने हैं और पहले एक बार नवादा से भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। जी हाँ, लखीसराय जिले के बड़हिया इलाके में रहने वाले गिरिराज सिंह की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार शहर के मशहूर कलमबाग चौक यानी कि मुजफ्फरपुर के मशहूर कलमबाग चौक के पास अचानक से गिरिराज सिंह का बोर्ड लगा दिया गया है। गिरिराज सिंह फैंस क्लब ने ये बोर्ड लगाने का दावा किया है। गुरुवार को कलमबाग चौक से आगे मोड़ पर अचानक से गिरिराज सिंह का बोर्ड लगा दिया गया। जब वहां से गुजरने वाले लोग देख करके चर्चा करने लगे कि इस चौक का नाम कब से गिरिराज सिंह चौक हो गया, क्योंकि ये चौक कलमबाग चौक के नाम से जाना जाता है। चौक का नाम बदलने की कोई भी सरकार की घोषणा नहीं है, सरकारी घोषणा नहीं की गई है। इधर जिला प्रशासन ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने कहा कि इसकी जांच करके मामले में समुचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गया में अब साधु के भेष में भी शातिर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। जब कुछ ऐसा ही मामला गया शहर के से सामने आया है। यहाँ ऐसे शातिर चैन स्नेचर्स के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है, जो साधु के भेष में महिलाओं के आभूषण पर अपना हाथ साफ करते थे। जब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर 2 लोगों को देख सकते हैं। जी हाँ, जिसमें आरोपियों की पहचान बिहार के रोहतास जिले के तिलथू गाँव के रहने वाले गुड्डू लठौर और लठौर के रूप में हुई है। इस संबंध में शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के स्थित पुलिस अड्डा के पास रहने वाले रॉकी कुमार ने बताया है कि बीते दिन सुबह घर से बाहर गए थे, जब घर पर पत्नी अकेले थी। इस बीच दोपहर घर पर साधु की वेशभूषा में 2 साधु भीख मांगने के लिए आए। पत्नी पैसा लेकर के भीख देने के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन दोनों साधुओं ने भीख के रूप में चावल मांगा। जब पत्नी ने दोनों साधुओं को चावल ला करके दिया, उसके बाद दोनों ने चावल में कुछ मिलाकर के पत्नी के ऊपर छिड़क दिया। चावल छिटकते ही पत्नी बेहोश हो गई। फिर दोनों साधु ने पत्नी के गले से मंगलसूत्र, कान का गहना और घर में रखे 4200 रुपए लेकर के फरार हो गए। जब जानकारी मिली तो फिर दोनों ठग साधु की खोजबीन करने लगे। अचानक शहर के गुरुद्वारा रोड के समीप संदिग्ध साधु नजर आए। दोनों को पकड़ करके पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए, युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खबर के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के स्तर से 65% आरक्षण के सरकार के निर्णय पर रोक लगाने के कारण ये निर्णय प्रक्रिया बाधित हो गई है। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग नए सिरे से आरक्षण की 50% सीमा के आधार पर भर्ती करने का आदेश दे सकता है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण से संबंधित आदेश के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन किन पदों पर बहाली होगी, तो आपको बता दूं कि सहायक प्रधान अध्यापक के 1339 पद, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3523 पद, फार्मासिस्ट के 3637 पद, एक्सरे तकनीशियन के 808 पद, ओटी सहायक के 1326 पद, वहीं पर सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा के 1290 पद, वहीं पर दंत चिकित्सा के 64 पद, मिस्टर ट्विटर के 362 पद, नर्स के 6298 पद, एएनएम के 15,089 पद शामिल है। वहीं पर ईसीजी तकनीशियन के 163 पद, लैब टेक्नीशियन के 3080 पद, रेसर के 1562 पद, सीएचओ के 4500 पद शामिल है।
दोस्तों, बिहार में बारिश को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। बिहार में अगले एक सप्ताह तक मानसून मेहरबान रहने वाला है। इसकी वजह से बिहार में लगातार झमाझम बारिश होते रहने के आसार हैं। आपको बता दूं कि आज बिहार के अधिकतर क्षेत्र में सामान्य से मध्यम बारिश और फिर इसके बाद अगले 3 दिन 10, 11 और 12 अगस्त को पूरे बिहार में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। इस तरह बिहार में खेती बाड़ी की अनुकूल परिस्थितियां तेजी से बन रही है। जहाँ मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक दक्षिण बिहार में आज मानसून सक्रिय रहेगा। जहाँ तापमान में कमी के साथ साथ अधिकांश जिलों में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे रुक रुक करके वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण बिहार के सभी जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं। हालांकि दक्षिण बिहार के ही 5 जिलों में भारी बारिश के भी संकेत हैं। इनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और बक्सर शामिल है। IMD यानी कि मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार के अरवल, औरंगाबाद, किशनगंज, नवादा, सिवान और पश्चिमी चंपारण में मानसून सत्र में सामान्य या फिर सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज हो चुकी है। जबकि शेखपुरा, खगड़िया, जमुई, गया, बक्सर, बांका और अररिया में बरसात सामान्य से 20% कम है। यह आंकड़ा भी मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों, नेपाल और तराई क्षेत्र में लगातार हुई बारिश का असर अब बिहार की नदियों में दिखने लगा है। उत्तर बिहार के कई जिलों से होकर के बहने वाली बागमती नदी उफान पर आ गई है, जिसका असर मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड और औराई प्रखंड और फिर गायघाट प्रखंड में देखने को मिला है। नदी के उफान पर आने से कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। यही नहीं, बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद आधा दर्जन स्कूल में बाढ़ का पानी आने से बच्चों का पठन पाठन बाधित हो गया है। इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत बन गया है। जहाँ बागमती भी खतरे के निशान के पास है, लेकिन लगातार पानी बढ़ी तो फिर लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। बागमती नदी के जलस्तर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब इसकी वजह से कटरा प्रखंड में प्रखंड कार्यालय को जोड़ने वाले पीपा पुल के दोनों तरफ बाढ़ का पानी चढ़ गया है। दोस्तों, देश की संसद में वक्फ बोर्ड का बिल पेश हो गया है। जहां इस बिल का समर्थन जदयू कर रही है तो वहीं पर आरजेडी इसका खुल करके विरोध कर रहे हैं। राजद ने इसे मुस्लिमों को संविधान में दिए गए अधिकार छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा और फिर राज्यसभा में इस बिल का पुरजोर विरोध दर्ज करने के लिए कहा था। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि वक्फ कानून में संशोधन एक सोची समझी साजिश के साथ भाजपा ला रही तथा जदयू लोजपा इस ध्रुवीकरण के औजार में सहभागी रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अनेक मुस्लिम तंजीमों, दानिश्वरों और हमारी पार्टी के मुस्लिम लीडरान से प्राप्त सुझाव एवं विचार विमर्श के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और फिर मैंने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सांसदों को इस संविधान विरोधी बिल का पुरजोर विरोध करने के लिए कहा था। यह संविधान की धारा 29 हर धर्म को स्वायत्तता और फिर स्वतंत्रता देती है और उसका सम्मान खारिज करने की हर नीति और फिर नियत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, ये कहना है राजद का। दोस्तों, बोध गया निवासी एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। यह शातिर साइबर ठगों ने उस व्यक्ति के खाते से 28,46,000 जैसे भारी रकम उड़ा लिए। बोध गया निवासी कौशल कुमार ने इस घटना की जानकारी साइबर थाना में दिया गया है और फिर बोध गया थाना की पुलिस को दिया है। जब पीड़ित कौशल कुमार ने बताया है कि बोध गया PNB बैंक में मेरा खाता था, जब उस खाते से 28,46,000 रुपए अचानक से गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब मैं ब्रांच मैनेजर से बात किया तो फिर खाता को जाँच करने के बाद उन्होंने बताया है कि आपके पैसे को किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर के पीड़ित ने साइबर थाना और बोधगया थाना में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है। दोस्तों, राजद सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी सरकार द्वारा कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को लेकर के हुए खर्च का हिसाब संसद में देने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार संसद में एथलीटों पर किए गए खर्च का हिसाब देती है उसे कोई शर्म नहीं है। इस बात का हिसाब दिया जाना चाहिए कि पीएम और फिर कैबिनेट मंत्रियों पर करदाताओं का कितना पैसा खर्च होता है। उन्होंने खेल मंत्री द्वारा संसद में खिलाड़ी पर किए गए खर्च का हिसाब देने पर आश्चर्य जताया है। दरअसल ओलंपिक में 50 किलोग्राम महिला कुश्ती में फाइनल में दिए जाने के बाद विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन कम होने की वजह से अयोग्य करार दे दिया गया था। अब इसी पर संसद में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि विनेश फोगाट की मदद के लिए सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ नियुक्त किए गए, जहां हंगरी के मशहूर कोच वेलोर अकोर और फिजियो अश्विनी पटेल को तैनात किया गया। कई स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनरी एक्सपर्ट को पैसे दिए गए। मंडाविया ने इस मौके पर उसका विवरण भी दिया है। जब खेल मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार ने ओलंपिक की तैयारी के लिए विनेश पर 70,45,000 रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा है कि विनेश को ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजा गया था, जहां उनके इस बयान पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। इसी को लेकर के राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि जो सरकार संसद में एथलीटों पर किए गए खर्च का हिसाब देती है उसे कोई भी शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और फिर कैबिनेट मंत्रियों पर करदाताओं का कितना पैसा खर्च होता है इसका भी हिसाब दिया जाना चाहिए।
दोस्तों, बिहार के लोगों को अब बिजली की किल्लत नहीं होगी। जब बिहार में गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की इच्छा जताई है। जी हाँ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी बिहार में निवेश करेगी। इससे क्या होगा कि बिहार के वासियों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की कॉन्सुलेट जनरल ने बिहार में निवेश करने के लिए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से मिलने का समय भी मांगा है। दरअसल कॉन्सुलेट जनरल 2 दिवसीय के दौरे पर 12 और 13 अगस्त को बिहार आ रहे हैं। जब बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरे में कॉन्सुलेट जनरल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में गैर परंपरागत बिजली का भरपूर उत्पादन हो सकता है। जब खास करके सोलर के क्षेत्र में बिहार में असीम संभावना है। जब बिहार में बिजली के क्षेत्र में हो रही कार्यों से ऑस्ट्रेलिया भी अवगत है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सुलेट जनरल ने बिहार में निवेश करने को लेकर के ऊर्जा मंत्री से मिलने का समय मांगा है। हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर को तिरंगा यानी कि भारतीय ध्वज में बदल दिया है। जब पीएम मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया और इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। जब पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि जैसे जैसे इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, आइए फिर से हैशटैग हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। जब मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करें, ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरे साथ शामिल हों। और हाँ, अपनी सेल्फी www.harghartiranga.com पर जरूर शेयर करें। आपको बता दूं कि आजादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार 9 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाती है। ये 15 अगस्त को समाप्त होता है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं से रैली निकालने को कहा है। जब भाजपा के कार्यकर्ता इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में पढ़ाने वाली सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी शिक्षकों और फिर छात्र छात्राओं के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। खबर के अनुसार विभाग ने इस गाइडलाइंस के तहत सभी शिक्षकों और फिर छात्र छात्राओं को कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन निर्देशों का सभी को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा ताकि बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। बिहार में सभी शिक्षकों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं, आदेश दिए हैं। आपको बता दूं कि अब से स्कूल में किसी भी हालात में बच्चे की पिटाई नहीं होगी, ये शिक्षकों को आदेश दिया गया है। वहीं पर सभी शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय निर्धारित पोशाक में आए। वहीं पर हर माह यानी कि हर महीने शिक्षा विभाग प्रत्येक प्रखंड में एक शिक्षक छात्र और फिर छात्रा का चयन करके उन्हें सम्मानित करेगा। वहीं पर शिक्षक कक्षा शुरू होते समय से 10 मिनट पहले विद्यालय आएंगे और फिर ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से अपनी हाजिरी बनाएंगे। वहीं पर बिहार के सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से शिक्षक शिक्षा स्थानों में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पूरा करेंगे। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने अपने आदेश में कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में अगर अपर शिक्षित शिक्षक पाए गए तो फिर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के शिक्षित बेरोजगारों को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक अनुदान दे रही है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस खरीदने के लिए सरकार शिक्षित बेरोजगारों को 5 लाख तक का अनुदान दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए युवा 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेकर के बेरोजगार युवा बगैर किसी आर्थिक तंगी के अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, साथ ही साथ उनकी बेरोजगारी भी समाप्त हो जाएगी और वे अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन रोजगार योजना के तहत निजी बस खरीदने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। लाभार्थी की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। आप जिस प्रखंड से इस योजना का लाभ ले रहे हैं उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए। वहीं पर आवेदन की योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर बिहार के कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए आंधी बारिश ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा राजस्थान के श्री गंगानगर, आगरा, रांची होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है, जिससे आज यानी कि शनिवार को बिहार के कुछ जिलों में रुक रुक करके बारिश हो सकती है। वहीं पर 1-2 स्थान पर ठंड का भी गिर सकती है। वहीं पर दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से लेकर के झारखंड तक का एक चक्रवात बना हुआ है, जिससे कि बिहार के कई
जिलों में आंधी बारिश हो सकती है। आपको बता दूं कि आज शनिवार को बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको ये भी बता दूं कि 24 घंटे में बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया एवं सहरसा जिले में वर्षा हुई है, जिससे इन जिलों के किसानों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, जहाँ साथ ही साथ गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। किशनगंज में दिन दहाड़े बदमाशों ने आईपीएस के घर में लूटपाट की है। जब बदमाशों ने लाइसेंस, रिवॉल्वर और फिर लाखों रुपए के गहने को लेकर के फरार हो गए। यह घटना किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के रुई धासा मोहल्ले की है, जहां आईपीएस राजकृष्ण मध्य प्रदेश कैडर के में कार्यरत हैं। यहाँ घर में उनकी माता जूही कुमारी और फिर मामा चंद्रशेखर शर्मा रहते हैं। चंद्रशेखर शर्मा पूर्णिया कमिश्नरी से शिक्षा निदेशक के पद पर दिसंबर में रिटायर हुए हैं। वहीं पर जूही कुमारी डुमरिया प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल है। आपको बता दें कि गुरुवार को जूही सुबह 9 बजे स्कूल गई और शाम 5 बजे घर लौटी तो फिर घर के पीछे लगे गेट का ताला टूटा हुआ दिखा। कमरे में गई तो फिर अलमारी और फिर सामान इधर उधर फेंका हुआ था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पर जूही कुमारी ने बताया है कि घर के पिछले हिस्से में लगे ग्रिल को काट करके चोर अंदर आए थे। यह लाइसेंसी रिवॉल्वर चंद्रशेखर शर्मा के नाम पर है। यह घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच में जुट गई है। टाउन थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एसपी वर्मा रोड में अब पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में चौथा मेडल आ गया है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने दोनों गोल दागे। यह टीम इंडिया को पेरिस ओलंपिक में चौथे मेडल मिला है। इससे पहले भारतीय टीम को शूटिंग में 3 मेडल मिले हैं। दरअसल भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन एक भी गोल नहीं हो सका। हालांकि दूसरे क्वार्टर में स्पेन ने बाजी मार ली और मार्क मिरालेस ने 18वें मिनट में गोल कर दिया। स्पेन की ये खुशी अधिक समय तक नहीं रही और फिर टीम के कैप्टन हरमनप्रीत ने गोल दाग दिया। जब दूसरा क्वार्टर के खत्म होने तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर पर रही। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज भारी गहमागहमी के बीच संसद में वक्फ कानून संशोधन बिल 2024 को पेश किया है। इसको लेकर के लोकसभा में विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। हालांकि एनडीए में शामिल जदयू के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी इसका समर्थन किया है और फिर विपक्ष के आरोपों को पूरी तरीके से गलत बता दिया है। जब पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और फिर उसके ऊपर साजिश रचने का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष के लोगों ने फिर से वही साजिश शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा बोल करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा है कि संसद में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के लिए जो बिल लाया है उसको लेकर के एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। ये बिल मुसलमान विरोधी है और कहा गया है कि मुसलमानों के हक को छीनने के लिए कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर इसको पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। दोस्तों, राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा करने के दौरान कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश प्रदेश है। जब बिहार में 15 वर्षों से अधिक एनडीए और फिर दिल्ली में 10 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। एनडीए सरकार ने बिहार को गरीबी, पलायन और फिर बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। जब बिहार प्रति व्यक्ति आय में देश में सबसे निचले पायदान पर है। किसानों की प्रति व्यक्ति आय में बिहार देश में 28वें नंबर पर है। देश में गरीबी भी बिहार राज्य से सबसे अधिक है। इसलिए बिहार को स्पेशल राज्य, स्पेशल पैकेज और स्पेशल अटेंशन की सबसे अधिक आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन बीजेपी ने हस्तिनापुर की गद्दी के लिए पाटलिपुत्र से अधिकतम समर्थन तो ले लिया, लेकिन बिहार को न्यूनतम समर्थन भी नहीं दिया है। वित्त मंत्री ने बिहार में ना तो कोई उद्योग लगाने का जिक्र किया और न ही इंडस्ट्री क्लस्टर लगाने की चर्चा की। जब कपड़ा मंत्री बिहार से हैं, लेकिन फिर भी पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना अंतर्गत बिहार को एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं मिला। वहीं पर दूसरी ओर देश के दूसरे अन्य 7 राज्यों को ये प्रोजेक्ट मिले हैं। इस बजट में बिहार में कोई भी नई ट्रेन शुरू करने का भी जिक्र नहीं किया गया है। बिहार में 2004 से 2009 के बीच जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से बिहार में 3 बड़े रेल कारखाने की स्थापना की थी। लेकिन एनडीए के बीते 10 वर्षों में बिहार में एक भी कारखाना नहीं लगा है। जब केंद्र सरकार ने बिहार में कृषि, स्वास्थ्य और फिर शिक्षा क्षेत्र में कुछ भी नया नहीं दिया है। जब बिहार के फल और फिर सब्जी उत्पादकों एवं किसानों को वैश्विक बाजार देने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं किया है।
इस साल नई दिल्ली में लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशिष्ट मेहमानों में बिहार के युवा मुखिया भी नजर आएंगी। जब रोहतास जिले के विक्रमगंज के शिवपुरी पंचायत की मुखिया श्वेता सिंह को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है। निमंत्रण मिलने के साथ ही पूरे पंचायत में खुशियों की लहर है और पंचायत के लोग अपने मुखिया को बधाई देते नजर आए हैं। श्वेता सिंह का चयन बिहार की उन 9 महिला युवाओं में शामिल है जिन्हें इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि बनाया जाएगा, मेहमान बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी निर्देश को लेकर के बिहार राज्य पंचायत विभाग ने इस महिला मुखिया को सूचना दी है कि 12 अगस्त को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के से सभी लोग नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और फिर लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शिवपुरी पंचायत की मुखिया श्वेता सिंह मूल रूप से एथलीट हैं, जब वे रोहतास जिले की अधिकृत एथलीट कोच भी हैं। साथ ही साथ एक निजी विद्यालय में भी शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। श्वेता सिंह ने अपने मुखिया के कार्यकाल में शिवपुरी पंचायत में विकास कार्यों को नया आयाम दिया है। अपनी नीति और फिर नियत में श्वेता सिंह ने शिवपुर पंचायत का रंग रूप ही बदल दिया है। साथ ही साथ 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाल रही है, यानी कि 2 बच्चे की मां है। बिहार के दरभंगा जिले में एक महिला शादी के 20 दिन बाद ही अपने पति को धोखा देकर के फरार हो गई। नवविवाहिता दुल्हन अपने साथ कैश और फिर जेवर लेकर के भी गई है। पीड़ित महिला ने कमतौल थाना में FIR दर्ज कराई है। जब पति ने बताया है कि उसकी शादी पिछले महीने 12 जुलाई को ही हुई थी। जब शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को फोन करके उसके आशिक से बात करते हुए पकड़ लिया था। जब फिर उसने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लिया। जब इससे नाराज होकर के वे घर से भाग गई। जब पीड़ित ने पति ने पुलिस को बताया है कि शनिवार की रात करीब 2 बजे घर में सभी लोग सो रहे थे। जब तभी उसकी पत्नी चुपके से 1 लाख रुपए कैश और फिर सोने चांदी जेवरात लेकर के घर में आई। जब उसने कहा कि शादी के बाद कुछ दिनों तक बस ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में उसकी पत्नी मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भौआरा पुरानी दुर्गा मंदिर वार्ड नंबर 35 निवासी अमन मिश्रा के साथ मोबाइल पर बात करती हुई पकड़ी गई। जब दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी के मोबाइल से सिम निकाल ली। जब इस पर नाराज होकर के पति के सो जाने के बाद पत्नी घर से फरार हो गई। जब पीड़ित पति ने बताया है कि उसने अपनी बीवी की हर जगह खोजबीन की, लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं चल सका। जब उसने आवेदन में जिक्र किया है कि उसकी पत्नी जिसके साथ मोबाइल पर बात कर रही थी उसी के साथ भाग करके चली गई है। दोस्तों, कटिहार के आजमनगर में महानंदा नदी का कहर लगातार जारी है। महानंदा के द्वारा हो रहे कटाव की रोकथाम के लिए विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं होने से धीरे धीरे कटाव विकराल रूप धारण कर रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को ग्रामीणों के आस्था का केंद्र कालीबाड़ी मंदिर भी महानंदा नदी के समा गई। ग्रामीणों ने राजेंद्र मंडल, जयप्रकाश मंडल और बाकी कई सारे लोगों ने कहा है कि मंदिर ग्रामीणों के आस्था का केंद्र था जो महानंदा में हो रहे कटाव में समा गया है। महानंदा के कटाव की जद में बच्चों का भविष्य है। गांव का आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 87 कटाव स्थल से महज कुछ ही मीटर दूर है। अब इसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने बताया है कि जल्द अगर विभाग के द्वारा कोई भी कटाव रोधी कार्य नहीं किया गया तो फिर आंगनबाड़ी केंद्र भी कट जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के गया के छात्र अपने हाथ से बनाई गई राखी भेजेगी। अब तक करीब 5000 राखियां तैयार हो चुकी है जिन सभी राखियों को भेजा जाएगा। जी हां, आपको बता दो कि बिहार के गया जिला में स्थित मानपुर पटवाटोली, जो कि IIT हब के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ की छात्राएं अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी बना रही है। इससे पहले छात्राएं पिछले 5 सालों से देश की सीमा पर तैनात हमारे सैनिक जवानों के लिए राखी बनाती रही है। गया के मानपुर पटवाटोली की छात्राएं हैं जो कि IIT की तैयारी कर रही है। इस रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद से राखी बना करके भेजेगी। संस्था के द्वारा यहाँ के छात्र छात्राओं को JEE मेडिकल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री में तैयारी कराई जाती है। आपको बता दूं कि अपनी पढ़ाई से प्रतिदिन 2-3 घंटे का समय बचा करके बच्चियां राखियों को बनाने में जुटी हुई है। अब तक इन बच्चियों ने करीब 5000 तक राखियां बना दी है। करीब पिछले 5 सालों से सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए राखी बनाई गई है। इस साल पहली बार ये बच्चियां हमारे प्रधानमंत्री के लिए राखी बना रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में मधेपुरा ने बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह जानकारी DDC अवधेश कुमार आनंद ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया है कि द्वितीय चरण में 18 जुलाई से 7 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया गया है। इस दौरान 2,25,954 कार्ड बनाने का लक्ष्य सरकार से प्राप्त था। इसमें बुधवार की रात 11:30 बजे तक 2,67,018 कार्ड बनाया गया है, जो कि लक्ष्य का 118% अधिक है।
दोस्तों बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर के हमला बोला है। जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि क्या पप्पू यादव के साथ लालू और फिर तेजस्वी ने जो किया वे गलत नहीं है। जब कांग्रेस ने पप्पू यादव का टिकट फाइनल कर दिया, फिर बाप बेटे ने उनका टिकट क्यों काटा। जब दोनों ये कभी नहीं देख सकते हैं कि कोई भी यादव नेता उनसे आगे निकले। लालू परिवार बस इतना ही जानता है कि सब उनका झोला ढोते रहे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि 2025 आते आते परिवारवाद की राजनीति करने वाले, अपने घर परिवार को बढ़ाने वाले लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनका जाति का कोई भी आगे बढ़ रहा है तो फिर लालू परिवार को इससे क्या दिक्कत है। सच तो बस यही है कि यादव और मुस्लिम के नाम पर लालू और शहाबुद्दीन परिवार ने सिर्फ राजनीति की है, इसके बाद तिनके की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। जब आगे उन्होंने कहा है कि इसके ठीक विपरीत आप मुझे देख ले, जब मैं कहां किशनगंज जैसे इलाके से आता हूं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मुझे रात के 11 बजे तक इसकी जानकारी नहीं थी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा पद होता है। जब बिहार का कैबिनेट मंत्री बनकर के जब मैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और फिर विजय सिन्हा के साथ दिल्ली गया तो दिल्ली जैसे शहर में सैकड़ों लोग आए। जब दिल्ली में रहने वाले बिहार के हजारों लोग मुझसे मिलने के आए और उन्होंने कहा है कि अब उन्हें लगता है कि बिहार की तस्वीर बदलेगी। इसका मतलब बस इतना ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में दिलीप जायसवाल का कोई वजूद नहीं है। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। दोस्तों बिहार में खेती के अलावा अगर किसान कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मछली पालन का बिजनेस कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में किसानों और फिर मछली पालकों को मछली पालन के लिए सरकार के द्वारा 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह खबर के अनुसार बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित उन्नत इनपुट योजना का लाभ लेकर के मछली पालक अपना व्यवसाय बढ़ा करके अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही साथ अच्छी कमाई करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार मत्स्य पालकों को मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। इससे किसानों को तालाब, जीर्णोद्धार, अगुलिका, साइज मछली, दाना, दवाई, बीज आदि तक का लाभ दिया जा रहा है ताकि मछली पालक अच्छी कमाई कर सके। आपको बता दें कि उन्नत इनपुट योजना के अंतर्गत किसान 50 से 70% का लाभ ले सकते हैं। जहां SC ST को 70%, जनरल को 50% अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। वहीं पर किसानों को फिंगर साइज मछली को पालने के लिए दाना और फिर दवा, बीज आदि भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब बिहार के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। बिहार में शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। कौन कौन सा आदेश हम आपको भी बता रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर बच्चे 3 दिन तक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं तो प्रधानाध्यापक अभिभावकों को इसकी सूचना दे। विभाग ने यह भी कहा है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो फिर शिक्षक छात्र के घर जाकर के अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहेंगे और स्कूल से अनुपस्थित रहने का कारण भी पूछेंगे। वहीं पर शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म में आएं और उनके पास पढ़ाई से संबंधित सभी चीजें उपलब्ध हो। वहीं पर विभाग ने कहा है कि सभी शिक्षकों को टीचर ट्रेनिंग संस्थान में अनिवार्य रूप से 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण भी पूरा करना होगा। वहीं पर शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि यदि किसी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षक पाए जाते हैं तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 3 जिलों में अब नए तरीके के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के भागलपुर, जमुई और बांका जिले में नई तकनीक आधारित स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वहीं पर बिहार के पटना के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है वहाँ भी नई तकनीक वाले स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला कर लिया है। जो आपको बता दूं कि इस नए स्मार्ट मीटर में एक बटन दिया गया है। इसे रिसर्च करने के बाद जैसे ही आप बटन को दबाएंगे तो घर में बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों को रिसर्च के बाद बिजली की सप्लाई के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। दरअसल वर्तमान में कई लोगों की शिकायत यह है कि रिचार्ज करने के बाद भी बिजली आने में काफी परेशानी समय लगता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बिजली कंपनी ने नई तकनीक आधारित स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है। जब बिजली विभाग के मुताबिक 5 से 6 महीने में बिहार में 70 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को ड्रोन खरीदने के पर अनुदान का लाभ देगी। इसका लाभ लेकर के बिहार के किसान ड्रोन की खरीद कर सकते हैं। खबर के अनुसार जमीन पर खाद और फिर फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किसान ड्रोन की खरीद कर सकते हैं। ड्रोन की मदद से 1 एकड़ में खाद और फिर कीटनाशक का छिड़काव करने में मात्र 7 मिनट लगते हैं। इससे किसानों को समय की भी बचत होगी और फिर ज्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं कि ड्रोन खरीदने के लिए एक किसान को
3,65,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के किसान कृषि विभाग द्वारा चयनित एजेंसियों से ड्रोन खरीद सकते हैं। जो कृषि विभाग की ओर से ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी फ्री में दिया जाएगा। वहीं पर बिहार के किसान ड्रोन खरीद करके अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। अगर किसान 1 घंटा भी ड्रोन से छिड़काव करते हैं तो फिर उन्हें 4,000 रुपए की कमाई होगी। जो किसान अपने खेतों के साथ दूसरे के खेत में ड्रोन से छिड़काव करके पैसे कमा सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल ही में मुंबई में हाजी अली दरगाह पर चादर चढ़ाई और दरगाह के नवीनीकरण के लिए यानी कि दरगाह को और सुंदर बनाने के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए दान किए हैं। जी अक्षय कुमार ने दरगाह में। आपको बता दें कि अक्षय कुमार को अक्सर कम्युनल कहा जाता है, लेकिन अक्षय कुमार के इस दान से ये साबित हो गया है कि अक्षय कुमार कम्युनल नहीं बल्कि सेक्युलर है। आपको बता दें कि कुछ लोग अक्षय कुमार को बीजेपी सपोर्टर और हिंदुत्ववादी एक्टर कहते हैं, लेकिन अक्षय कुमार के दरगाह में 1 करोड़ 21 लाख रुपए देने पर यह साबित हो गया है कि अक्षय कुमार हिंदुत्ववादी नहीं बल्कि सेक्युलर मिजाज के हैं। आपको बता दूं कि अक्षय कुमार गुरुवार को सुबह निर्देशक मुदस्सर अजीज के साथ मुंबई में हाजी अली दरगाह पहुंचे। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी 3 करोड़ रुपए का दान किया था। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और फिर महिम दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी सुहेल खनवानी ने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से अक्षय कुमार की दरगाह यात्रा का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उन्होंने दान के लिए अक्षय कुमार को धन्यवाद भी दिया है। इस मौके पर दरगाह के ट्रस्टियों ने अक्षय कुमार के दिवंगत माता पिता मां अरुणा भाटिया और फिर पिता हरिओम भाटिया के लिए प्रार्थना की। अक्षय कुमार की हाजी अली दरगाह जाते हुए तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इससे पहले अक्षय कुमार ने मुंबई में जरूरतमंद लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराया था। उन्होंने मुंबई में अपने घर के बाहर लोगों को खाना दान किया था। एक बड़ी खबर सामने आई है कि कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत कुमेतपुर स्टेशन के पास बने नॉर्थ केबिन के समीप सोमवार को बड़ा रेल हादसा होने से टल गया है। यहां पर केरोसिन टैंकर लेकर के जा रही मालगाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई और फिर इसके 5 तेल के टैंकर पटरी से उतर गए। घटना के समय मालगाड़ी सिलीगुड़ी से कटिहार की तरफ जा रही थी। हालांकि घटना में किसी तरह की जनहित का नुकसान नहीं हुआ है। जब कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत कुमेतपुर स्टेशन के पास पेट्रोल टैंकर लेकर के जा रही मालगाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। इस मालगाड़ी के 5 तेल के टैंकर पटरी से उतर गए, जहां घटना में किसी तरह की जनहित का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज 9 अगस्त के दिन किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई। इसमें मास्टर मुजाहिद आलम और जदयू की नेता बुलंद अख्तर हाशमी भी शामिल हुए। आपको बता दूं कि इस बैठक में सर्वसम्मति से जदयू के वरिष्ठ नेता बुलंद अख्तर हाशमी को एनडीए का संयोजक मनोनीत किया गया है। बैठक की अध्यक्षता मंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने की है, जिसमें पूर्व कोचाधामन विधायक मास्टर मुजाहिद आलम, पूर्व मंत्री अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष नौशाद आलम, बीजेपी नेता जिलाध्यक्ष सुशांत गौप, अंकित कौशिक, मोहम्मद कलीम साहब, हबीबुर रहमान, शकील साहब, अंजर आलम और कई सारे नेता वहां पर मौजूद रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, बहुत से लोगों को इस बारे में पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता चला होगा। आपको बता दूं कि इस झटके की रिएक्टर पैमाने पर जो नापी गई, इसकी तीव्रता 4.5 पाई गई है। जब किशनगंज में झटके महसूस किए गए हैं, पश्चिमी सिक्किम के सोरेग शहर से 2 किलोमीटर दूर जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। जी हाँ, यानी कि सिक्किम में इसका केंद्र था और जो झटका है वह किशनगंज वासियों को भी दिया। जी हाँ, किशनगंज वासियों को भी भूकंप का जोरदार झटका दिया, जिससे बहुत लोग घबरा गए और बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि भूकंप सुबह आया था। हालांकि खबर देने में थोड़ी लेट हो गई, माफ कीजिएगा उसके लिए। तो बात करते हैं कि जो किशनगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये झटके हल्के थे, लेकिन लोग भयभीत होकर के घरों से बाहर निकल गए। कुछ देर के लिए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जहाँ सिक्किम भूकंप के लिहाज से उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। जहाँ राज्य में 18 सितंबर 2011 को 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें से 100 से अधिक लोगों की जान गई थी और संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। आज भी सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहाँ इसका असर बिहार में भी देखने को मिला। जहाँ सीमांचल के क्षेत्र किशनगंज में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र सिक्किम के नामची में रहा है। इसका असर बिहार में भी दिखा। जब किशनगंज में 6:57 पर सुबह 6:57 पर यह झटका महसूस किया और जमीन डोल उठा, यानी कि जैसे झूला झुलाया जाता है उस तरह से जमीन भी आज झूलने लगा है। आपको ये भी बता दूं कि किशनगंज के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन में भी लोगों ने इस भूकंप के झटके को महसूस किया है। हालांकि अभी तक की जानकारी
के अनुसार कहीं किसी तरह की क्षति नहीं हुई है, लोग सुरक्षित हैं। यह प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह उन्होंने अचानक भूकंप के झटके महसूस किए। ऐसा लग रहा था कि जैसे धरती डोल रही हो। फिर क्या था, लोग फौरन अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हालांकि बेहद चंद सेकंड के लिए ही यह महसूस किया गया। वहीं पर लोग फोन करके दूसरे इलाकों में भी इसकी जानकारी देते दिखे। आपको ये भी बता दूं कि एक दिन पहले ही जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जब गुरुवार को जापान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे, जब कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई थी। ये अपडेट बस यहीं तक जाने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार या फिर पूरे बिहार की खबरों को देखना चाहते हैं तो केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। केडीबी लाइव ऐप में आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि अपने जिला और राज्य की खबरों को देख भी सकते हैं, वो भी 1 मिनट से भी कम समय में, और खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप खबर वीडियो के माध्यम से भी पोस्ट कर सकते हैं, फोटो और टेक्स्ट आर्टिकल के माध्यम से भी पोस्ट कर सकते हैं केडीबी लाइव ऐप में। और साथ ही साथ आप वीडियो के माध्यम से खबर भी देख भी सकते हैं, और किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है केडीबी लाइव ऐप में। उसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3-4 मिनट या 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपके समय की बर्बादी होती है। जी हाँ, तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कद्र करते हैं, अपने समय की कीमत समझते हैं, तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में आप अपना अकाउंट भी बनाना नहीं भूलेगा, क्योंकि अकाउंट बनाने से आप खुद से खबर को पोस्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को मैसेज कर पाएंगे, एक दूसरे को फॉलो कर पाएंगे और लाइक कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे। बहुत सारी सुविधा दी गई है। ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।